कनाडा ने भी इस बार भारतीयों को जोर का झटका दिया है। रिकॉर्ड संख्या में जो टूरिस्ट वीज़ा थे वो रिजेक्ट किए हैं और इसी तरह से जो बच्चे पढ़ाई के लिए वहाँ जाना चाहते थे उनके वीज़ा भी रिकॉर्ड संख्या में रिजेक्ट हुए हैं। आखिर इनका रिजेक्शन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इस बारे में हमने कुछ एक जो देश के बड़े एजेंट हैं, इमिग्रेशन का जो काम करते हैं, जो कि टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा लगवाते हैं, उनसे बातचीत की हमने। तो उन्होंने जो मेन कारण बताए हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल है, जो फाइल आप एम्बेसी में वीज़ा के लिए भेजते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, कि किन चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल ना आए और उसका सक्सेस रेट पूरा हो। तो उन सारे बातों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स करके जरूर बताना आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो किन कारणों से रिजेक्ट हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त रामपाल, विस्तार से बात करते हैं। तो इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में ये बताया है कि कनाडा ने इस बार जो स्टूडेंट वीज़ा हैं उसके जो टोटल हम बात करें 62% जो एप्लीकेशन मान लिया आई थी उनके पास, उनसे 62% रिजेक्ट कर दी। यानी 100 में से 62 फाइलें उन्होंने रिजेक्ट कर दी और जब बाकी के बच गए यानी कि 100 में से 38 लोगों को ही उन्होंने स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि इतना बड़ा रिजेक्शन का। 2024 में सिर्फ 52% बच्चों के जो फाइलें वो रिजेक्ट हुई थी और 2023 में सिर्फ 40% फाइलें रिजेक्ट हुई थी, यानी 100 में से 60 को वीज़ा दिए थे 2023 में। 24 में 100 में से उन्होंने 48 को वीज़ा दिए थे और इस बार 100 में से सिर्फ 38 को वीज़ा दिया है। यानी कितनी बड़ी संख्या में रिजेक्शन है। और इसका सबसे बड़ा जो मार है वो इंडियन स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी है, क्योंकि कनाडा में पिछली बार 10 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, यानी पूरी दुनिया से 10 लाख बच्चे पढ़ने आए थे। तो उन 10 लाख में से सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं अमेरिका के, और उसके बाद सेकंड पोजीशन होती है वो इंडिया वालों की होती है, 41% बच्चे होते हैं। यानी कि अब जो 62% रिजेक्शन है उसमें अमेरिका वालों का रिजेक्शन ना के बराबर होता है। जो बच्चे अमेरिका के कनाडा में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनको मैक्सिमम को सबको वीज़ा मिल जाता है। तो 41% जो सेकंड पोजीशन इंडिया वालों की है उनके सबसे ज़्यादा जो फार्म है वो रिजेक्ट हुए हैं। और उसके बाद मतलब 41 के बाद फिर 12% बच्चे चाइना के हैं और फिर तो बहुत कम 2%, 1%, इस तरह दूसरे पूरी दुनिया से तो इस तरह आ गए। यानी कि इंडियन बच्चों पर मार बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो इसके कारणों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो वैसे मोटे मोटे जो कारण हैं, वहाँ की सरकार जो सख्त हुई है वो सख्त क्यों हुई है? एक तो वहाँ ना जो मकानों का संकट है वो बढ़ गया है, यानी मकान मिलने कम हो गए हैं और किराया बहुत महंगा हो गया है। बच्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, मकान कम है, बच्चों को गुरुद्वारों में रहना पड़ रहा है। और बहुत सारे देखेंगे तो कोई धर्मशालाएं हैं या कोई होटल महंगे बहुत हैं, सड़कों किनारे बहुत आपको बच्चे लेटे हुए मिल जाएंगे। इस तरह के वहाँ हालात हैं। दूसरा, वहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उस पर प्रेशर बढ़ा है, दबाव उन पर बढ़ गया है। तीसरा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ जो मेट्रो चलती हैं और सड़कों पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी प्रेशर बढ़ा है। तो इसके चलते वहाँ की सरकार सख्त हो गई है और सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करें, यानी कि ज़्यादा बच्चों को बुलाने के बजाय जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं हम उनको ही वीज़ा दें, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो यहाँ आकर कनाडा की इकोनॉमी में अपना कुछ अच्छा योगदान दे सके। यानी ऐसे बच्चों को बुलाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक SDS प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम भी उन्होंने बंद कर दिया है। SDS प्रोग्राम के तहत ऐसे 14-15 देश थे जिनके बच्चों को डायरेक्ट वहाँ पर पढ़ाई के लिए वीज़ा मिलता था और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कम डॉक्यूमेंटेशन में काम चल जाता था। एक तो वो बंद कर दिया है। दूसरा, उन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था, PGWP था, उसमें भी उन्होंने नई शर्तें जोड़ दी हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो बच्चे लेना चाहते हैं उन बच्चों की इंग्लिश बहुत हाई फाई होनी चाहिए, यानी आपकी जो इंग्लिश का लेवल है वो B2 लेवल होना चाहिए और आप कॉलेज पास आउट हैं तो आपके पास B1 का लेवल होना चाहिए। यानी कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, वहाँ जाने के बाद जब आप वर्क परमिट पे जाएंगे आपको जो IELTS का PT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, उसमें 7 से ऊपर का स्कोर चाहिएगा, आपकी इंग्लिश होनी चाहिए अच्छी। यानी कि सरकार वहाँ पर
क्वालिटी पर ध्यान दे रही है, यानी कि क्वालिटी वाले बच्चे आए जो देश की इकोनॉमी में योगदान करें। दूसरा जो उन्होंने प्रूफ ऑफ फंड है, प्रूफ ऑफ फंड भी पिछली साल है वो डबल कर दिया था। जिन बच्चों को सिर्फ 6.5 लाख के आसपास रुपए दिखाने होते थे, उन बच्चों को 12.5 लाख रुपए दिखाने होते थे, यानी कि वहाँ रहने का खाने का जो खर्च बढ़ गया था उतने दिखाने होते थे पैसे फंड। और उसके अलावा फिर उनको लगभग आप फीस एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स में तो 1 साल की फ़ीस होती है, वो भी 12, 13, 14 लाख के आसपास होती है। हालांकि अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग यूनिवर्सिटी की फीस अलग होती है, एक अमूमन आइडिया 12-13 लाख के आसपास इतनी होती है। और उसके अलावा भी आपको थोड़ा बहुत जो फंड है वो दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो वित्तीय बोझ बढ़ा है, जो फाइनेंशियल जो महंगाई बढ़ी है, उसके चलते सरकार ने जो फंड है वो भी अब ज़्यादा सरकार देखना चाह रही है। तो इसके चलते भी जो मिडिल क्लास है वो जो अपने बच्चों को कनाडा के लिए भेजना चाहते थे, उनको लिए थोड़ी मुश्किल हुई है। अब मतलब क्या है कि सरकार ने जो 2-3 बातें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप कनाडा में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, तो सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है फंड का। आपका फंड है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, फंड का सोर्स मजबूत होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपने वहाँ जो फंड दिखाना है, लगभग 12.5 लाख रुपये फंड दिखाना है, तो आपके पेरेंट्स जो फंड दिखाएं, एक तो आपके पेरेंट्स की 3 साल की ITR हो, यानी इनकम टैक्स रिटर्न आपके पेरेंट्स पे करते हो, पिछले 6 महीने से कंटिन्यू आपके खाते में पैसा कंटिन्यू चालू खाता रहना चाहिए, पैसों का लेन देन होना चाहिए, और 6 महीने पुराने पैसे कम से कम आपके खाते में 12.5-13 लाख इतने तो होने ही चाहिए। ये तो सिर्फ आपके लिए GIC अकाउंट की फ़ीस भरने के लिए है, फंड दिखाने के लिए अलग है। यानी कि आपको फंड के पैसे पर्याप्त मात्रा में 20-25 लाख रुपये आप फंड में उसमें खाते में रखो, ताकि उसमें GIC अकाउंट की फ़ीस भरी जा सके और साथ में आपको जो फंड दिखाना वो भी आपका हो सके। एक इसमें ये है कि जो कोर्स आपने एडमिशन लिया है, आप जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखेंगे, उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में ये आप बताएंगे कि इस कोर्स का मैंने सिलेक्शन क्यों किया है, ये जो मैंने पिछली पढ़ाई की है क्या इस कोर्स का उससे कुछ रेलिवेंसी है, उससे कुछ प्रासंगिकता है, उससे कुछ रिलेशन है, ताकि मैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहले तो पढ़ाई कर ली यहाँ पर मेडिकल की या नॉन मेडिकल की, और वहाँ आप किसी कॉमर्स के उसमें कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि लास्ट कोर्स की अगले कोर्स से वहाँ जिसमें एडमिशन ले रेलिवेंसी होनी चाहिए। दूसरा, आप SOP है जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्यों किया आपने, और उस कॉलेज का सिलेक्शन क्यों किया, उस कोर्स का सिलेक्शन क्यों किया, और वहाँ आप जाकर क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे, और वहाँ मतलब रहने का इरादा तो नहीं है, वहाँ पढ़ने के लिए आपने आखिर कनाडा ही क्यों चुना। मतलब ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जिन बच्चों का पढ़ाई में गैप है, उस गैप का क्लियर स्पष्टीकरण आपको देना होगा कि मेरा ये गैप है, इस गैप इसलिए हुआ है। ऐसा नहीं कि आप उसमें लिख दें कि मैंने 2 साल तक PT की तैयारी की या IELTS की तैयारी की और इसके चलते मेरा गैप हो गया। नहीं, ये तो बिल्कुल भी क्लियर स्पष्टीकरण नहीं है और इस गैप से नुकसान हो जाएगा। यानी कि देखो 2 साल तक का गैप तो कनाडा में वैसे भी चल जाता है, आपका 4 साल का गैप हो, 3 साल का गैप हो, तब थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए आप कोशिश करें जो आपने गैप है उस गैप के दौरान भी आप कोई 1 ईयर का, 2 ईयर का, 1.5 ईयर का कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा, आप वो सर्टिफिकेट कोर्स जरूर कर लें। यानी कि आपका गैप का जो स्पष्टीकरण है वो ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा हमने बताया कि कोर्स की प्रासंगिकता, रेलिवेंसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो स्टडी वीज़ा वालों के लिए है। अब बात मेन आ जाती है जो बच्चे वहाँ पर जाना चाहते हैं या जो आदमी, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, उनको किस बात का, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको सबसे मेन पॉइंट है फंड का, उनका फंड मेंटेन होना चाहिए। यानी कि आपके खाते में कंटिन्यू पिछले 6 महीने से पैसे का लगातार लेन देन, आना जाना, प्रवाह रहना चाहिए कि आपके खाते में पिछले 6 महीने से लगातार 25-30 लाख रुपए आपके खाते में हैं, और हर महीने आपके खाते में लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 80,000 रुपये कोई फिक्स इनकम आ रही है। तो फिक्स इनकम यानी खाता मेंटेन है, और इस आदमी की ये देखेगा जो एम्बेसी ऑफिसर है, लगातार खाते में इसके पैसे आ रहे हैं और इसके को कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत है। दूसरा ये है कि
ऐसा नहीं है कि आपने जैसे वहाँ जाना है कनाडा और आप किसी रिश्तेदार से अचानक कह दो यार भी मुझे फंड दिखाना है, मेरे खाते में 30 लाख रुपए डाल दें सिर्फ 3-4 महीनों के लिए, और मैं जैसे मेरा वीज़ा आ जाएगा मैं दे दूंगा। वो 30-40 लाख रुपए एकदम इतनी बड़ी रकम आप डलवाओगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। कंटिन्यू पैसा होना चाहिए। एकदम पैसे डलवाओगे तो एम्बेसी ऑफिसर है वो बुद्धू नहीं है, उसको सब पता है, उसका काम ही यही है, वो सारी फाइलें यही देखनी है। तो कंटिन्यू खाता आपका मेंटेन हो, कंटिन्यू उसमें पैसा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एकदम बड़ी रकम, उससे तो शक पैदा हो जाएगा कि इसके पास पैसे नहीं थे, इसने अब यहाँ आने के लिए इसने एकदम खाते में पैसे डलवाए हैं और फिर ये वापस वीज़ा लगते ही निकाल के दे देगा। तो आपके खाते में कंटिन्यू जो खाता है वो मेंटेन होना चाहिए। इनकम का सोर्स है, इनकम प्रूफ है, वो सॉलिड होना चाहिए। यानी कि भाई मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है, या मैं जॉब कर रहा हूँ, या मुझे कहीं बिजनेस से पैसा आ रहा है, यानी सॉलिड प्रूफ आपको होना चाहिए। और उस सॉलिड प्रूफ का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी हर साल की ITR होना चाहिए। 3 साल की ITR आपको देनी पड़ेगी और कोशिश ये करनी चाहिए आपकी ITR टैक्सेबल हो। यानी कि जो टैक्स लगता है सरकार, हमने जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, आप इनकम टैक्स पे यदि होंगे सरकार के, तो आपके इंडिया से जो टाइज हैं, यहाँ से जो आपका बंधन है वो मजबूत हो जाएगा। उससे ये लगेगा एम्बेसी ऑफिसर को कि ये आदमी इंडिया में रहता है, अच्छे खासे रुपए कमाता है, ये इनकम टैक्स पे करता है और ये सारा टैक्स भी भरता है, ITR भरता है और इनकम टैक्स पे करता है। यानी कि इसका जुगाड़ ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत है। जब सरकार को यहाँ टैक्स देने लग रहा है तो इसके पास इतना पैसा है कि ये कनाडा घूमने के लिए जा सकता है। यानी नंगड़ नहीं है वो, यानी वो नंगड़ नहीं है और अच्छा खासा आर्थिक रूप से मजबूत है। ये चला जाएगा, आ जाएगा वहाँ, उसके लिए होटल में रहने खाने का, जहाज का इतना मुस्कार और खर्च करने का पैसा इसके पास है, ये इसकी ITR मजबूत है। एक दूसरा आपको ये, आप जब टूरिस्ट वीज़ा की फाइल लगाएं तो क्लियर आप उसमें लिखें कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ कनाडा में, किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ मैं रहूँगा और वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा। और यदि किसी बंदे ने आपको इनविटेशन दिया है तो वो इनविटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। उस बंदे ने इनविटेशन दिया है, क्या किसी प्रोग्राम के लिए इनविटेशन दिया है, वहाँ कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है उसके लिए आप बुलाया है, कोई और आपने पेपर प्रेजेंट करने के लिए आपको बुलाया है, या वो आपको बस ये भाई मेरा रिश्तेदार है मैं इसको इसलिए बुला रहा हूँ। तो उस आदमी को भी वो ये क्लियर लिखे कि भाई मैं यहाँ हूँ कनाडा में, मेरा यहाँ पर इनकम महीने की इतनी है, मैं यहाँ इतना टैक्स पे करता हूँ, इसका रहने का खाने का सारा खर्च मैं उठाने के लिए रेडी हूँ। यानी कि वो प्रॉपर इनविटेशन अगले की तरफ से हो, उसमें कोई कमी ना हो। और एक आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। यानी कि वो एम्बेसी ऑफिसर ये भी देखता है कि कोई आदमी इंडिया से और कभी नहीं गया, यानी उसके ट्रैवल हिस्ट्री उसकी ज़ीरो है, वो इंडिया से बाहर दूसरे देश में कहीं नहीं गया और सीधा घूमने के लिए कहाँ जा रहा है, वो कनाडा में जा रहा है। तो यानी आपकी एक छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, कम से कम 3-4 देशों की। जैसे आप दुबई घूमे आए, थाईलैंड चले गए, सिंगापुर चले गए, या आप ताइवान चले गए, जापान चले गए, तो कम से कम आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ये ट्रैवल हिस्ट्री उन लोगों के लिए है जो कि जिनका थोड़ा सा जो ITR की फाइल है ना थोड़ी कमज़ोर है, यानी कि वो सालाना 7-8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 9 लाख रुपए महीना कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो उनके लिए तो ये मायने रखेगी ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन सपोज करो आप किसी प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, आप यहाँ कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, या आपका और कोई बड़ा बिजनेस है, आप के पास GST नंबर भी है, आपकी सालाना इनकम 25-30 लाख रुपए है और आप 1-2 लाख रुपए टैक्स पे करते हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाओ और तुरंत वो तो वेलकम करेंगे, फाइल लगाएंगे। उनको ये पता है ये बंदा इतना मजबूत है, 25-30 लाख रुपए यहाँ कमा रहा है, तो हमारे कनाडा में आएगा तो वहाँ 5-10 लाख रुपए महीना रह के आएगा, तो 5-10-20 लाख रुपए खर्च करके आएगा, यानी कि वहाँ की सरकार को फ़ायदा होगा। आपकी यदि इतनी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतनी सॉलिड है, यानी आप कहीं किसी अच्छी उसके मालिक हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल के, स्कूल के, या कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, अच्छा टैक्स पे करें, तो ट्रैवल हिस्ट्री फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सिंपल एक आदमी हैं, कोई अपना घर का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या कोई छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं कोई, या फिर आप कमीशन बेस कोई काम कर रहे हैं और ITR आप 8-9 लाख की भर रहे हैं, तब आपके लिए फिर ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी हो जाती है। फिर आप अपनी
ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, ताकि एम्बेसी ऑफिसर को ये लगे भाई ये आदमी घूमने फिरने वाला है, घूमने का शौकीन है, और ये भाई दुबई भी घूम के आ चुका है, ये सिंगापुर भी गया है, थाईलैंड भी गया, जापान भी गया, ताइवान भी गया, चाइना भी चला गया, रसिया भी चला गया, यानी इतना नहीं 20-30 देश नहीं, यानी 4-5 देशों की तो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसको ये लग जाएगा हाँ ये बंदा घूमने वाला है और इसको दे देते हैं वीज़ा, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या है कि उसका जो हमने बताया ना कि एक तो आपका सॉलिड प्रूफ होना चाहिए इनकम का, वहाँ जो आदमी है उसका स्टेटस बताए जो आपको इन्विटेशन देगा, ITR आपको टैक्सेबल अच्छी होनी चाहिए, किसके बुलावे पर जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, क्यों, और ये सारी बातें होनी चाहिए। इंडिया से टाइज मजबूत का मतलब ये है कि आप इंडिया में आपकी अच्छी पोजीशन है, आप मतलब आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट आप देंगे कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट कोशिश करें लगाएं, और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी मजबूत होनी चाहिए कि आपकी यहाँ अच्छी खासी ज़मीन है, आपके पास मकान है, और आपके पास अच्छी ज्वेलरी है, और आपके पास एग्रीकल्चर की लैंड है, और अच्छी यहाँ कई करोड़ों के आप मालिक हैं, वो वैल्यूअर होते हैं, और उसके बाद जो CA की रिपोर्ट है वो दोनों आप लगा देंगे तो वो अच्छी खासी आपकी एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगी, और जिसके चलते आपको एम्बेसी ऑफिस से वीज़ा दे देगा। और दूसरी बात क्या है, जो हमने ये बताया था ना कि बहुत सारे जो स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा वाले जो फंड दिखाना होता है, अचानक एकदम जो फंड डलवाते हैं, तो आपके पास सपोज करो फंड अचानक एकदम नहीं है और अचानक आप डलवा रहे हैं, तो आप फिर वीज़ा की फाइल अप्लाई करने से बचें। आप थोड़ा वेट कर लें, पहले आप उसको खाते को मेंटेन कर लें, सॉलिड आपको बना लें, और कंटिन्यू एक बार थोड़ा थोड़ा उसमें पैसा कंटिन्यू आता रहे। उसके बाद फिर आप जब वो करेंगे ना, उसकी बैंक की स्टेटमेंट निकाल के जब देंगे, तब वो एम्बेसी ऑफिसर जब आपकी स्टेटमेंट देखेगा, वो देखेगा भाई कंटिन्यू पैसा की इसमें इनकम आ रही है, तब फिर उसको आपको वीज़ा दे देगा। यानी कि वो हर चीज़ जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो हर चीज़ देखता है कि बैंक खाता किस तरह से मैनेज हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि आपने एकदम पैसा डलवा लिया, पैसा दिखाना काफ़ी नहीं है, खाते को मेंटेन करना बाकी है, कंटिन्यू पैसे की इनकम आना बाकी है। उसको ये लगना चाहिए कि इस आदमी की कंटिन्यू इनकम आ रही है। तो ये कुछ एक पॉइंट है, यदि आप इन सारे पॉइंटों पर ध्यान रखेंगे। एक और है जो स्पाउस वीज़ा पर जाना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा पर ध्यान दें। जो लोग स्पाउस वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो उनके खाते में कम से कम 8, 10, 12 लाख रुपए का फंड उनके खाते में ज़रूर होना चाहिए, और साथ में उनकी यहाँ की जो मैंने बताया कि वैल्यूएशन रिपोर्ट उनकी भी यहाँ मजबूत होनी चाहिए कि अच्छी खासी वहाँ यहाँ इनके पास प्रॉपर्टी है। और आप यदि सैलरी में हैं तो आप नेचुरली आपको जो गवर्नमेंट जॉब से आपकी अकाउंट में सैलरी आती है वो दिखानी पड़ेगी, और नौकरी है तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सरकारी नौकरी वालों की संभावना रहती है, उनको ये पता है कि आदमी यहाँ सरकारी नौकरी में है और इसका परिवार यहाँ है, तो वहाँ ये रहेगा नहीं। यहाँ जो है ना वीज़ा देने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, इनको वीज़ा देने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उन देशों की जो करेंसी है वो इंडिया से मजबूत है, और पता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं कि यहाँ का हमारे 100 रुपये और आपका इंग्लैंड का 1 पाउंड, यहाँ के हमारे 62, 63, 64 रुपये, वहाँ का कनाडा का $1, हमारे यहाँ के कम से कम भी 86, 87 रुपये, अमेरिका का $1, हमारे यहाँ 55 रुपये, ऑस्ट्रेलिया का $1, इतनी उनकी करेंसी मजबूत है। तो उनको पता है कि यहाँ लोग आते हैं फिर यहीं रह जाते हैं, डंकी यहाँ से फिर वो असलम की फाइल लगा देते हैं, और वो टाइज देखते हैं कि इंडिया से इसके टाइज अच्छे हैं तो ये वापस आ जाएगा। तो नौकरी वाले के नेचुरली उसके टाइज होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पे वापस आएगा, इसलिए नौकरी वालों के आ जाते हैं। यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपका जो बिज़नेस का जो अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, वो चालू रहना चाहिए, उसमें लगातार पैसा आना चाहिए, रेगुलर लेन देन हो। और दूसरा क्या है, रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ जो मियाँ बीबी हैं और साथ में आपकी जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, मदर हैं, फादर हैं, आपके पास यहाँ रिश्तों में सच्चाई है और हम मियाँ बीबी हैं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपका स्पाउस वीज़ा की संभावना बढ़ जाती हैं। यानी कि आपका मजबूत कामकाज यहाँ पर हो, आप यहाँ अच्छी खासी इनकम है, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आपके पास फंड अच्छा है, खाता आपका मेंटेन है, या आप बिजनेसमैन हैं तो आपका करंट अकाउंट अच्छा मेंटेन है, तब आपकी उसकी कनाडा की स्पाउस वीज़ा की फाइल मजबूत हो जाती है। तो हमने तीनों बता दिया, टूरिस्ट वीज़ा भी, स्टडी वीज़ा भी और साथ में स्पाउस वीज़ा भी। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। 2-3 बातें मेन रखनी है कि ITR अपनी कंटिन्यू बढ़ते रहें, कोशिश करें ITR टैक्सेबल हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा टैक्स पे कर दें, साथ में खाते में कंटिन्यू पैसा रहना चाहिए, बैंक बैलेंस भी आपका हर समय 7, 8, 10 लाख रुपये हो। आपको जाना है तो आप कम से कम 1 साल पहले तैयारी करो
3 साल पहले 3 साल तक ITR मजबूत करो, खाते में आप 6 महीने से लगातार आपके पैसा आता जाता रहे, ठीक है। और साथ में आप वहाँ जा रहे हैं तो इनविटेशन ले रहे, तो वो इनविटेशन में जो भेजे उसका स्टेटस ज़रूर वहाँ हो कि उसका स्टेटस क्या है, वो आपका रहने खाने का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, उसकी इनकम वहाँ क्या है, वो कितना टैक्स पे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तभी आपका कनाडा जाने का सपना पूरा होगा। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप लिखें, आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।